इज एवरीवन हियर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हो। आई एम आस्किंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ आप लोग को मिल चुकी है? मिल चुकी है, ओके गुड गुड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। सो आई वुड रियली प्रेफर कि आप अब कुछ सेम ये देख के अपना खुद का एक वर्जन बना लो, बिकॉज ये हैंडराइटिंग सबके समझ के थोड़ी बाहर है। तो एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप पढ़ते हो, मे बी आपकी टीचर वहाँ से पढ़ाती है या आपने कोई रेफरेंस से पढ़ा है, तो फिर वो चीज़ ऐड कर लो। ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट वे टू गो। ठीक है, वैसे वेरी सिंपल। 11th था वो टफ था। दिस इज वेरी इजी, वेरी एकदम मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर बने हुए हैं सारे, इतने इजी चैप्टर हैं। ठीक है, बस मेन थिंग इज थोड़ा सा फोकस रखना और चीज़ें याद रखनी है। बाकी ऑल द चैप्टर्स आर लाइक रियली वेरी इजी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो विल फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो हमने इम्यूनिटी एज यू नो स्टार्ट की थी, राइट? थोड़ा सा वापस से पीछे से ही चलते हैं। इम्यूनिटी हमने स्टार्ट की थी। हमने देखा इम्यूनिटी कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी जैसे अगर हम बात करते हैं, इम्यूनिटी इज नथिंग बट एक ऑर्गेनिज्म की अबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजन। ठीक है, दैट पैथोजन कैन बी ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप्स, जो हमने पीछे अभी रिसेंटली प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है। देयर कैन बी बैक्टीरियल अटैक, देयर कैन बी वायरल अटैक, ठीक है, देयर कैन बी हेलिमेंट अटैक, ठीक है, देयर कैन बी अ प्रोटोजोन अटैक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। देन आवर बॉडी हैज अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म, आवर बॉडी हैज अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म जिससे हम वो पर्टिकुलर चीज को डिफेंड कर पाते हैं। ठीक है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज्म इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, वो डिफेंस मैकेनिज्म को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, then we are not able to protect ourselves from that particular disease. और one more thing is, अगर just give me 1 minute. हाँ जी, तो रियली सॉरी फॉर द कॉल। हाँ, तो इम्यूनिटी पढ़ रहे थे। अगर हाँ, एक और चीज से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इफ द बैक्टीरिया जो आया है, इफ द क्वांटिटी इज वेरी हाई, इफ द वायरल अटैक अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी हाई में है, देन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उसको ओवरकम नहीं कर पाता है, एंड वी गेट दैट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में देखा जाए तो दो टाइप की आती है। वन इज इनेट, तो जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, जैसे ही हम बॉर्न होते हैं उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी आज की इम्यूनिटी से बहुत कम होगी, डेफिनेटली, है ना? अभी तो बिकॉज हम पे इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे वायरसेस ने अटैक कर चुका है दैट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना चुके हैं उसके लिए, उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अभी हमें नॉर्मल सी चीज, सी फॉर एग्जांपल अ नॉर्मल कफ एंड कोल्ड इज अ वायरल फीवर, राइट? बट ऐसा नहीं है, यू हैव दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, but definitely once or twice a year, or maybe like once in 2 years, you will definitely undergo a viral fever, है ना? हो जाता है। So since you have antibodies but still वो पर्टिकुलर चीज अटैक कर गई, तो आप ये नहीं बोल, कंप्लीटली एक चीज पे रिलाय नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर जो अटैक आपके उस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो थी। इम्यूनिटी बॉडी का रिस्पॉन्स ऑलरेडी उतना लो था कि वो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के पास आया, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन इट। ठीक है, और बॉडी ने फिर अपना रिएक्ट किया, एंड दैट उस पर्टिकुलर पैथोजन ने बॉडी को डैमेज कर दिया। ये एक चीज होती है। तो देखो, दो टाइप की इम्यूनिटी होगी, वन इज योर इनेट एंड वन इज योर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इज समथिंग जो आप किसी से लेते हो, या फिर आप जो थ्रू योर लाइफ स्पैन आप गेन करते हो, अक्वायर कर रहे हो वो पर्टिकुलर चीज। सी फॉर एग्जाम्पल, from your first class to 12th class, you have been acquiring knowledge, and there are many more things you have been acquiring, but the most plain simple thing which you are acquiring is knowledge. ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो आपकी नॉलेज का लेवल था और आज की डेट में बहुत फर्क है, बिकॉज आपने वो सारी चीजें अक्वायर की है। व्हाई यू हैव अक्वायर्ड दोस थिंग्स? बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दोस, यू हैव बीन थ्रू द स्टेप्स, राइट? अब फर्स्ट में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए, तो यू हैव like you have searched everything, then आपको ये सारी चीजें पता चली, you have acquired everything. So जैसे जैसे एक ह्यूमन ग्रो करता है,
वैसे वैसे ही उसकी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, एंड एज यू गो इन द लेटर स्टेज दैट इम्यूनिटी इज अगेन लोड, लाइक मोस्टली जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, दे रियली गेट सिक विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन एज वेल, ठीक है। तो जो बॉडी, दो टाइप की इम्यूनिटी हम बात कर रहे हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इज लाइक जैसे ही आप बॉर्न होते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपके वो उसी टाइम पे आपके पे सारे अटैक हो जाते, नहीं, बॉडी के पास तब भी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, बॉडी तब भी एंटीबॉडीज बना के रखती है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर नॉर्मल डिजीजेस, ठीक है, ऐसे आपको कोई खतरनाक वाले डिजीज उस टाइम पे नहीं होंगे, होंगे तो भी वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, माइल्ड ही होंगे, ठीक है। तो दैट इज योर इनेट इम्यूनिटी, दैट लाइक इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ, ठीक है। इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ मतलब आप बर्थ ही हुए हो वो सारे काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस लेके, कि इतनी सारी चीजें हैं आपके पास कि आपको वो पर्टिकुलर पैथोजन डैमेज नहीं करवा पाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीबॉडीज आएंगी, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि हमने 4 देखे थे फिजिकल बैरियर्स देखे कि भाई हमारे देखो पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में, बट पैथोजन को एंटर तो कहीं से करना पड़ेगा। बट अभी देखो हमारी नॉर्मल स्किन से पैथोजन नहीं एंटर कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कट। सो ये हमारी जो नॉर्मल स्किन है, दिस इज एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर, दिस इज एक्टिंग एज एन इम्यूनिटी, राइट। यही एक हमारी इनेट इम्यूनिटी हो गई। Then again we have some physiological factors like HCl in our stomach. So HCl होता है, it has a lysosomic property. तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को किल कर देता है as soon as the bacteria enters into your gut. तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ठीक है, सेम, ठीक है, ये सारी चीज होंगी। देन यू हैव सेल्यूलर बैरियर्स, ठीक है, देयर आर सम टाइप ऑफ सेल्स जिनको आप बोलते हो फैगोसाइटिक एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस या फैगोसाइटिक यानी कोई भी एक फैगोसाइट है, एक पर्टिकुलर जो डैमेज सेल है उस पर्टिकुलर सेल को पूरा एनगल्फ कर लेता है वो नॉर्मल सेल। अगर कोई डैमेज सेल है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आया है बॉडी के अंदर, तो ये जो फैगोसाइटिक सेल होता है ये जाके उसे पूरा एनगल्फ कर लेता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है, ये फैगोसाइटिक है। मैक्रोफेजेस भी वही होते हैं, बस ये बैक्टीरिया पे ज्यादा एक्ट करते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो आते हैं ना उन पे ज्यादा एक्ट कर जाते हैं। तो सेलुलर बैरियर्स भी आपकी बॉडी ने ये भी चीजें की, आपकी बॉडी में 2-3 टाइप के सेल रखे हुए हैं जो आपके प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में आपको हेल्प करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होते, ये इनेट है, बाय बर्थ है, आपके सेल्स में ही है ये चीज, ठीक है, ये आपने एक्वायर नहीं की है कहीं से। देन साइटोकाइनिन बैरियर्स है, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नोन एज इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी एक सेल बॉडी के कोई भी एक सेल अगर किसी वायरस से इन्फेक्ट होता है, कोई वायरस आके उस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वो जो सेल है हमारा वो एक पर्टिकुलर चीज रिलीज कर देता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। अब वो इंटरफेरॉन से क्या हो जाता है, आजू बाजू के जितने सेल हैं उन्हें एक मैसेज पहुंच जाता है कि देयर हैज बीन अ वायरल अटैक एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फिर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो डिफरेंट सेल्स करेंगे और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, वो वायरल जो डिजीज है उसको स्प्रेड होने में हमारी बॉडी रोकेगी, ठीक है। वो किसकी हेल्प लेते हैं हम, इंटरफेरॉन्स को लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। कोई भी एक सेल है आपका, एक वायरस ने आके अटैक किया उस पर, ये आपका सेल, ये जो आपका सेल है जो अटैक हुआ जिसपे, ये एक चीज रिलीज करेगा, ये एक चीज रिलीज करेगा जिसको आप बोलते हो इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स इज लाइक अ केमिकल सिग्नल जो बाकी सेल्स के पास जाएगा और उन्हें बोल देगा कि भाई देयर हैज बीन अ वायरल अटैक, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो बिकॉज आई हैव बीन इन्फेक्टेड, ठीक है। तो ये सारे आपके इनेट इम्यूनिटी में आ जाते हैं क्योंकि अपने ये बर्थ के साथ ही आपके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी है। फिर आ जाती है कुछ चीजें जो आप अक्वायर करते हो आफ्टर योर बर्थ, ठीक है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना बहुत ही स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मोर और लेस नथिंग बट योर एंटीबॉडीज, जिस भी चीज के लिए आप डेवलप करते हो, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करते हो, किसी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करते हो, तो ये सारी चीजें हैं आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। तो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर से था, अभी जो नया है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा डिटेल में देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिटेल में जाएंगे तो ये फिर ये टॉपिक ही बहुत बड़ा हो जाता है। ये बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल्स, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी। हेल्पर टी सेल याद है किसी को, हमने पढ़ा था, लेट मी चेक योर नॉलेज, ठीक है। नहीं याद है तो आई कैन, मुझे आप यस और नो करके भेज सकते हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप मुझे कॉमन मैसेज करो, यू कैन मैसेज मी ऑन लाइक जो मैसेज सिर्फ मैं ही देख पाऊँ, आप वैसे कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई नीड रिस्पॉन्स एवरीवन। हमने पढ़ा था, आई कैन गिव यू अ हिंट एज वेल, आई थिंक एड्स में पढ़ा था हमने, HIV में। वी हैव रेड अबाउट हेल्पर टी सेल्स, डू यू गाइज रिमेंबर इज माई क्वेश्चन। हेल्पर टी सेल आप लोगों को याद है या नहीं?
यस और नो? मुझे अभी तक किसी का रिस्पॉन्स मिला नहीं है, प्लीज यस और नो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, some remember, some don't remember, तो चलो let's go back and see what was helper T cells। हाँ जी, ये देखो, ये रहा, ये रहा। इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिवाइज बिकॉज पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है। हाँ जी, तो ध्यान से दो अभी जिनको भी नहीं था समझ। तो हमने क्या हम बात कर रहे थे HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें अभी हमें क्या, इसमें क्या देखना है, इसमें हमने क्यों बोला था, ये देखो पूरा टॉपिक मैं वापस से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, ये रहे हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, कुछ नहीं होता, जो HIV का वायरस होता है ये इतना डेंजरस होता है कि ये हमारे जाके सबसे पहले तो मैक्रोफेज को उड़ा देता है, मैक्रोफेज पे इन्फेक्ट करता है। अब मैक्रोफेज कौन है? मैक्रोफेज तो हमारे इतने इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो हमें दूसरे दूसरे बैक्टीरियल या वायरल फीवर से, वायरल अटैक से बचाते हैं। मैक्रोफेजेस, राइट, हमने पढ़ा मैक्रोफेज एंड फेगोसाइट्स। तो ये उसी सेल को अटैक कर देते हैं जो सेल हमें बचाने के लिए बने हैं। समझ रहे हो? ये नॉर्मल सेल पे नहीं एक्ट करते। नॉर्मल सेल आपके लिवर का, किडनी का, गट का, स्टमक का, उन पे नॉर्मल सेल को तो इनको भाव ही नहीं देते हैं ये। दे आर लाइक हाई स्टैंडर्ड, हाई मेंटेनेंस, सो दे डायरेक्टली गो एंड अटैक मैक्रोफेजेस। समझ रहे हो? मतलब अगर आप चेस समझ रहे हो, चेस आपको खेलना आता है, तो ये जो आगे सिपाही खड़े होते हैं उनको नहीं देखते, सिपाही विपाहियों को नहीं आते, ये डायरेक्ट जाके राजा और रानी को उड़ाते हैं। ठीक है, उनको उड़ा दिया तो फिर गेम ही खत्म ना, फिर वो क्या ही करेंगे आगे के सिपाही। तो सेम गोज विद दिस, इसीलिए इतना डेंजरस है, इसीलिए इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक तो आया नहीं है इस पर्टिकुलर डिजीज का, HIV का, राइट। तो इसमें देखो हो क्या रहा है कि जो HIV आपका जो वायरस है, वो वायरस आपकी बॉडी में आता है और आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर देता है, मैक्रोफेजेस को। और ये सेल्स आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करता है, मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फिर रप्चर करते हैं। मैक्रोफेजेस जब रप्चर करते हैं तो फिर ये और वायरल फैलता है बॉडी के अंदर, और फिर वो जाके इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स को, राइट, हेल्पर टी सेल्स को। अब हेल्पर टी सेल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ योर व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हेल्पर टी सेल इज अ टाइप ऑफ योर व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स, एज यू ऑल डेफिनेटली नो, कि हमारे प्रोटेक्शन में हमारी इम्यूनिटी का जो करता है, मतलब दैट इज नन अदर देन व्हाइट ब्लड सेल, राइट। तो ये एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है, बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप्स होते हैं। तो ये उसमें से एक टी टाइप्स के भी बहुत होते हैं, तो टी में से ये हेल्पर टी सेल है। तो हेल्पर टी सेल का क्या काम है? हेल्पर टी सेल बी सेल को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज रखो, देखो देखो सिंपल सी चीज है। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमें आके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर गया, अब मेरी बॉडी देखेगी भाई, पहले देखो मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, जो वायरस गया उसकी जो आउटर कोटिंग होती है, वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे प्रोटीन सिग्नल्स होते हैं, वो प्रोटीन्स को वो स्टडी करेगा, वो एंटीजेंस बोलते हैं उन्हें हम, एंटीजेंस। तो हमारे मेमोरी सेल्स वो एंटीजन को स्टडी करेंगे और बोलेंगे, अरे भाई ये तो वही पुराना वाला वायरल डिजीज है जो पहले कभी तो आया था। तो ये हमारा मेमोरी सेल जाके बोलेगा, अच्छा अच्छा चल उसको 2 नंबर वाले को उठा, ये उसका वाला वायरस है। मतलब वो क्या करेगा, क्योंकि हमारा मेमोरी सेल ने उसे पहचान लिया। अगर हमारे मेमोरी सेल ने उसे पहचान लिया, दैट मीन्स हमारे पास उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडीज हैं। तो हमारा मेमोरी सेल बोलेगा कि भाई चलो एंटीबॉडीज, तुम्हारा वाला वायरस आ गया, जाओ उसे खत्म करके आओ। समझ रहे हो? ऐसे ये चीज एक्ट करती है। बट होता क्या है बेसिक प्रोसेस, कि जैसे ही किसी वायरल ने आपको इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स इनिशिएट करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीबॉडीज। बनाता कौन है? अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि हु मेक्स द एंटीबॉडीज, दैट इज योर बी सेल। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनाता है। बट बी लिम्फोसाइट तब तक नहीं बना पाएगा जब तक हेल्पर टी उसे हेल्प नहीं करेगा, जब तक हेल्पर टी उसे हेल्प नहीं करेगा। तो जब तक हेल्पर टी हेल्प नहीं करेगा, तो बी लिम्फोसाइट का क्या काम है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बना सकता। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बना सकता, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है ना, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। अब देखो क्या होगा, अब ये HIV वाला वायरस क्या करता है, ये डायरेक्टली अटैक करता है आपके मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस किस पे अटैक करता है? डायरेक्टली आपके हेल्पर टी सेल को। अब हेल्पर टी सेल आपके इन्फेक्ट हो रहे हैं, समझो कितनी बड़ी बात है कि हेल्पर टी सेल हेल्प करने वाले हैं किसको? बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने के लिए फॉर योर फ्यूचर डिजीजेस। समझ रहे हो? बट आप
आपका ये हेल्पर टी सेल ही नहीं रहेगा तो बी लिम्फोसाइट को कौन बोलेगा कि भाई खड़े हो, एंटीबॉडीज बना? कोई नहीं बोलेगा उसको। अगर वो उसको तो बी लिम्फोसाइट हमारा मस्त चिल करेगा, वो बोलेगा यार कोई नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है बॉडी में, मेरे को हेल्पर टी सेल ने आके कुछ बताया नहीं कि क्या बनाना है, मैं चिल कर रहा हूँ, मतलब बॉडी अपनी मस्त एंजॉय कर रही है, वो ऐसा बोलेगा। तो बट होगा क्या, बिकॉज हेल्पर टी सेल तो है ही नहीं, बी सेल को थोड़ी पता चलेगा कि हेल्पर टी सेल को तो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो बी लिम्फोसाइट है, हमारे जो बी सेल हैं, ये एंटीबॉडीज ही नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो, ये एंटीबॉडीज ही नहीं बना पाएंगे। अब क्या होगा, बॉडी को कोई भी डिजीज आ जाए बॉडी के पास, हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ही नहीं पाएगी। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि बॉडी का क्या होगा। ठीक है, हमारी बॉडी कोई भी नॉर्मल छोटे मोटे डिजीज से भी इन्फेक्ट हो जाएगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका फुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट समझने का, एक चीज पे ध्यान देना जो इसका फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड है सबसे पहले, क्योंकि एक्वायर कैसे किया है, बाय द ये सारे मेथड्स जो मैंने आपको साइड में बताए थे। सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद मोर देन लाइक मल्टीपल पार्टनर्स, तो ये हाई रिस्क पे होते हैं वो लोग। ठीक है, इन्फेक्टेड निडल्स अगर कुछ हो जाता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी चले जाता है, अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो बचाने की कोशिश पूरी रहती है। ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स अपना वो कबीर सिंह टाइप, तो अब वो ड्रग के नशे में होते हैं, तो वही इंजेक्शन वो ले लेता है, वही इंजेक्शन ये ले लेता है, तो वो ज्यादा एक रिस्क की चीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें वाले हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं इस केस में। अब क्या होगा, अब इसका फुल फॉर्म देखो, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब ये आपने अक्वायर किया है और इम्यूनो को डेफिशिएट कर रहा है, ये आपके इम्यून सिस्टम को ये डिग्रेड कर रहा है। क्यों डिग्रेड कर रहा है, बिकॉज बी सेल्स अब एंटीबॉडीज ही नहीं बना पाएंगे अगेंस्ट एनी ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो थ्रू द लाइफ टाइम, लाइक आज अगर आपको HIV डिटेक्ट हुआ है, टुडे इफ यू बिकम एन HIV पॉजिटिव, you have around 10 to 12 years to survive, and after that you cannot survive. ठीक है, max to max with medications you can take at least extension of 10 more years, you can go around 20-22 years, उतना हो सकता है, उतना होता है normally, but the end is written, मतलब वो लिख जाता है कि like you will be going very soon. ठीक है, तो just protect yourself from all these things, that will be the best way possible. ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आप हेल्पर टी सेल आपको याद आ गया होगा क्या है, तो अभी वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, वापस से रिपीट नहीं करते हैं चीजें, नहीं तो आज भी रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात चल रही थी, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है जी, देखो बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स जी क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम। ओके जी, एंड अपने टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इनका अलग अलग काम है। तो जैसे कि हेल्पर टी सेल का काम हमने देख लिया, क्या करता है, हेल्प करता है बी सेल्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोसेस में हमें नहीं जाना है, हमें आज ही डॉक्टर नहीं बन जाना है, प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्यूरियोसिटी है तो जाके यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल दो अबाउट बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, हाउ दे एक्ट एंड एवरीथिंग, यू विल गेट योर ऑल द डिटेल्स एंड ऑल। ठीक है, ओके, समझ रहे हो। तो अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप की है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो दो टाइप की है, वन इज योर पैसिव एंड वन इज योर एक्टिव। ठीक है, वन इज योर एक्टिव एंड वन इज योर पैसिव। अब देखते हैं क्या है इसमें। अब इसमें क्या होता है, पैसिव इज लाइक, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी में जैसे ही कोई वायरस आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीजन बना देती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, दिस इज योर पैसिव, मतलब इसमें आपने कुछ नहीं किया, वो अपने आप हो गया। ठीक है, या फिर इसमें आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज, मतलब इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी है। ठीक है, एक्टिव में होगी, हम खुद अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे। एक्टिव, हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। पैसिव इज लाइक, हाँ आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से वो ऑलरेडी है, मे बी बाय बर्थ या फिर कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, तो दैट इज योर पैसिव थिंग। ठीक है,
एंटीबॉडीज क्या होता है उसका नहीं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पेसिफिक टू एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये चीज कभी मत भूलना। एंटीबॉडीज कैसे पता करती है, एंटीबॉडीज कैसे पता करती है, मुझे इस पे एक्ट करना है, ठीक है, वो करती है एंटीजन, ये स्पेसिफिक होती है एंटीबॉडीज, मतलब ऐसा नहीं कि किसी बैक्टीरिया की कोई एंटीबॉडीज जाके आपके वायरस को मार देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं वो एक्ट कर पाएगी, एंटीबॉडीज को किसी चीज पे एक्ट करने के लिए एक बाइंडिंग स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो होता है एंटीजन। तो क्या होगा, जैसे कि आपका रिसेप्टर, जो ये आपका वायरल है, ये वायरस डिजीज आ गया मान लो, यहाँ पर उसके उसके उसकी बॉडी पे, उसकी आउटर कोटिंग पे देयर विल बी प्रोटीन्स एम्बेडेड, यही एंटीजन्स बोलते हैं उनको, प्रोटीन्स ही होते हैं एक टाइप के। तो ये एंटीजन्स क्या करेंगे, ये एंटीजन को ही हमारा एंटीबॉडी रीड कर पाएगा, समझ रहे हो, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा, तो वो एंटीबॉडी बोलेगा अच्छा ये यार ये तो मेरे वाला एंटीजन है, इसको तो मैं जाके मार के आता हूँ, तो ये वाला एंटीबॉडी आएगा, उस पर टच होगा, उस पर टच होगा तो ही ये उसको मार पाएगा, मतलब इन दोनों का रिएक्शन होना जरूरी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना जरूरी है, तो ही हमारी बॉडी उस पर एक्ट कर पाएगी, समझ रहे हो। तो ये पैसिव वाले में कुछ नहीं है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। तो एक इसका एक नाम आता है आईजीजी, नाम है इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, मतलब मदर से फीटस में आते हैं, ये हवा से नहीं आते हैं, मदर से आपकी बॉडी में आ जाते हैं, समझ रही हो। पैसिव सही है, कोई उसमें वो नहीं, सिंपल सी चीज है। एक्टिव वाला देखो, हाँ एक चीज और है, ये आपकी अगर आप ये क्लास कर लेते हो, या जैसे हम एक दिन में तो कभी कोई चैप्टर खत्म नहीं कर पाते हैं, ये मैंने बहुत बार बोला होगा, सेम चीज रिपीट है, बट कभी करके देखोगे तो बहुत फायदा होगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या किया करो, जैसे फर्स्ट क्लास हो गई, अब तो तुम्हें जैसे पता ही कि भाई मेरा अगला चैप्टर कौन सा होगा, इसके नेक्स्ट वाले ही होगा डेफिनेटली, जो सा भी है वो चैप्टर, हाँ। तो अब क्या तुम्हारा वो क्या रहना चाहिए, तुम्हारा रूटीन क्या रहना चाहिए, फिर तुम्हारे से क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आफ्टर वी आर फिनिश विद द फर्स्ट क्लास, मैं ये नहीं बोल रहा चलो पहले से पढ़ के रखो, बहुत दूर की बात है, वो आपने कर लिया तो फिर आप फिर तो महान हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट लेक्चर हो गया उसके बाद जाके बस एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड पढ़ो, अरे एटलीस्ट यू शुड नो द टॉपिक्स ना, अच्छा अच्छा ये आने वाला है, इसका दिया आएगा, इसका दिया आएगा, इसका दिया आएगा, इसका दिया, अच्छा यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जस्ट एक बार एक बस पेज पलट के देख लिया करो, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, फिर मजा आएगा पढ़ने में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, करके देखना, ठीक है। तो ये आई होप नेक्स्ट टाइम से आप लोग करो कि आपको पता हो चैप्टर में, उससे क्या होगा कि यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा सर ने ये तो नहीं पढ़ा, अच्छा सर ने ये भी नहीं पढ़ा है, अच्छा सर ने ये भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आप में क्यूरियोसिटी जाएगी, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को खुद पढ़ोगे, एंड डेफिनेटली अगर मैंने वो पर्टिकुलर चीज खुद छोड़ी है तो इसका मतलब वो बहुत इजी है, जो आप आराम से कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में अभी चैप्टर के एंड में कुछ ड्रग अब्यूज वगैरह है, ड्रग नहीं लेना, गांजा नहीं लेना, कोकेन नहीं लेना, और ये सारी चीजें वो बचपन से बोलते आ रहे हैं लोग आपको, वही सब चीजें लिखी हुई है, समझ रहे हो। तो वो सिर्फ रीडिंग की है, उसमें जो साइंस है उसके पीछे वो तो मैं समझा दूंगा, बट फिर भी आपको एक वो होना चाहिए ना कि हाँ यार ये चीजें नहीं लेनी है, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। उसके पीछे का साइंस क्या होता है वो मैं बता दूंगा आपको, ओके। इम्यूनोग्लोबिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक ही एग्जांपल आप सर्च कर सकते हो, पैसिवली प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, आपको मिल जाएंगे, 2-3 नाम लिख देना ऐसे, आईजीजी बहुत है, ये इम्यूनोग्लोबिन ये बहुत है, इतना काफी है, ठीक है। तो ये पैसिव हो गया, इसमें आपने कुछ नहीं किया, भाई बचपन से आपके अंदर ये पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस थी। एक्टिव में क्या होगा, कुछ नहीं, एक्टिव में होगा यार हम लोग खुद प्रोड्यूस करवाएंगे, कैसे, फर्स्ट इज योर वैक्सीनेशन, या तो वैक्सीन करोगे तो फिर आपको लगना ही लगना है, या फिर ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि वैक्सीनेशन, कुछ हो गया भाई बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ आ गया तो क्या होगा, वायरस ऑलरेडी आ गया तो हमारी बॉडी उस वायरस को स्टडी करेगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर कोई एकदम फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू वायरस बॉडी के अंदर आया है, या ब्रांड न्यू बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया है, हमारी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा होगा बहुत ही, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये माइल्ड सा होगा बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडी इसमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी उससे, अगर वो पर्टिकुलर चीज आपको इन्फेक्ट करेगी तो हाँ आपको इन्फेक्ट करेगी, यू विल गेट फीवर एंड ऑल द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, और ये स्लो होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको आते ही फीवर हो जाएगा पागल हो जाओगे एकदम से, नहीं वैसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी बॉडी एनालाइज करेगी, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपकी बॉडी एनालाइज करेगी, यार ये आया क्या, ये अचानक से नया क्यों आ गया, मतलब ये सिलेबस के बाहर से कुछ क्यों आ गया, वो ऐसा बोलेगा, ठीक है, हमारी बॉडी बोलेगी यार ये तो सिलेबस के बाहर आ गया। हाँ जी, अब क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, कुछ नहीं, पहले मैं जैसा आपको बताया फर्स्ट रिस्पॉन्स बॉडी का होता है टू जनरेट मेमोरी सेल्स। अब ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगे भाई, ये मेमोरी सेल्स वो जो नया वाला वायरस आया है
उसकी एंटीजन को स्टडी कर लेंगे, उसकी एंटीजन को स्टडी कर लेंगे, ये बोलेंगे भाई ये देख उसमें ऐसे ऐसे डाले के एंटीजन है, फिर ये एंटीजन बोलेंगे, ये मेमोरी सेल्स बोलेंगे हाँ आ जाओ चलो उसको हेल्प करते हैं, हेल्पर टी सेल के पास चलते हैं। ये मेमोरी सेल जाएंगे हेल्पर टी सेल के पास, हेल्पर टी सेल को बताएंगे भाई देख ऐसा ऐसा बंदा आया था एक, उसके पास ये टाइप का एंटीजन है, तू बी सेल के पास जा, उसे बोल बढ़िया सी एंटीबॉडी बना, अगली बार आएगा ना तो ये अपन मार देंगे इसको, ठीक है। पहली बार में बॉडी आपको बॉडी इन्फेक्ट करेगी बिकॉज आपके पास एंटीबॉडी है नहीं। फिर आपका हेल्पर टी सेल बोलेगा अच्छा 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 बहुत टेंशन वाली बात बता दी तूने, मैं जाता हूँ बी सेल के पास। फिर वो जाएगा आपके बी सेल के पास, वो बी सेल पर बोलेगा अच्छा अच्छा ऐसा कुछ हो गया आज बॉडी में, अरे शिट पता ही नहीं चला। तो बी सेल बोलेगा अच्छा अगली बार आने बताते हैं उसको। तो बी सेल रेडी रहेगा पहले से हथियार लेके अपने, बी सेल क्या करेगा एंटीबॉडीज बना देगा। बी सेल अपनी हॉकी स्टिक बैट बॉल बेसबॉल बैट सब कुछ चीजें रेडी रखेगा उसका सर फोड़ने के लिए आने के बाद, समझ रहे हो। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने कुछ नहीं किया, हमारी बॉडी ने होने दिया इफेक्ट को, बॉडी ने माइल्डली उस पर रिएक्ट किया, बॉडी ने एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, बॉडी ने जनरेट किए मेमोरी सेल्स। हाँ जी ठीक है, बॉडी ने जनरेट किए मेमोरी सेल्स। अब ये चीज याद रखना, फर्स्ट अटैक में एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस हुए, सेकंड अटैक में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। सेकंड रिस्पॉन्स होता है सीवियर रिस्पॉन्स एंड फास्ट रिस्पॉन्स, इसमें बॉडी आपको एक्ट करेगी। तो जब आपकी देखो ऐसा होता है ना, कुछ भी फीवर आपको अटैक होता आपको आता है, आप फीवर या फिर कुछ भी कोई भी अटैक होता है पैथोजन का आपकी बॉडी में, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जब अटैक करते हैं ना, उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है विच डेफिनेटली गिव्स यू अ फीवर, और चिलिंग इफेक्ट ठंडी लगने लगती है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो आप ये नहीं समझ सकते हो कि वो बैक्टीरिया का असर है, नहीं वो बैक्टीरिया का असर नहीं है, आपकी बॉडी फाइट बैक कर रही है, आपकी बॉडी फाइट बैक कर रही है, इसलिए आपको वो पर्टिकुलर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं। सेकेंड रिस्पॉन्स होगा सीवियर एंड फास्ट, बहुत जल्दी से बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी और बोलेगी अरे भाई ये वापस वो आ गया, जल्दी से एंटीबॉडीज फॉर्म करो, जल्दी से एंटीबॉडीज फॉर्म करो, और एंटीबॉडी सेकेंड रिस्पॉन्स में बन जाएगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जाके उस पर्टिकुलर डिजीज को किल कर देगी, ठीक है। दिस वाज योर नथिंग बट योर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आपकी बुक में बहुत ही आड़े टेढ़े वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको जानना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप पैसिव एंड एक्टिव क्या है, वो यही है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल याद रखना, और यहाँ पर तो कोई भी डिजीज का लिख देना, सारे एक्टिव ही होते हैं। हाँ अब आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कैंसर पे एड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वैसे ही कैंसर पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में काफी ज्यादा वर्ड टू वर्ड ये चीज दिखी हुई है, एंड आई थिंक आई हैवंट मिस्ड अ सिंगल वर्ड, ठीक है। हमने वर्ड टू वर्ड लिया, जो भी वर्ड बुक में था उसको तो समझाया, उससे एक्स्ट्रा बल्कि और समझाया हमने। कैंसर पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, आज आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, समझ रहे हो। कैंसर वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, बट आज थोड़ी सी और उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी, जैसे आपको एड्स में आई होगी, आई डेफिनेटली मस्ट से, है ना। उतनी चीजें आपको नहीं पता होगी एड्स के बारे में जितनी आपको लास्ट लेक्चर करने के बाद पता चली है, यस और नो, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, करते हो शायद, ठीक है। वैसे ही कैंसर के बारे में आज करेंगे, तो भाई कैंसर में क्या नया होता है, क्या नया होता है। बेसिक चीज अगर आप लोग कोई पूछ ले कि व्हाट इज कैंसर, तो आप क्या बताओगे, है ना। मतलब आप अगर मैं इफ आई से अ वर्ड कि लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर, तो आपकी इमेज में क्या 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 आपके मन में क्या इमेज आती है कि वो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अ कैंसर इज, कैंसर एनी आइडिया, एनी आइडिया, नो आइडिया, गुड, लाइक्स, डिजीज तो होगा ही भाई, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कैंसर इज डेफिनेटली अ डिजीज, या बट it's a right answer. अब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो आकांक्षा, इट अफेक्ट्स अ सिंगल सेल एंड देन, मतलब अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में कैंसर पूछे ना तो सी मतलब बोल दो अनस्टॉपेबल ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, अनस्टॉपेबल ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, उसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है, उसको बोलते हैं कैंसर। होता क्या, आपने देखा होगा
टोबैको वाली जो वो सिगरेट्स वगैरह आती है उस पे एक फोटो होती है, दैट इज योर माउथ कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आर वेरी कॉमन इन फीमेल्स, एंड यूट्रस में कैंसर हो जाता है। देन यू हैव स्टमक कैंसर, मतलब कहीं भी हो, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है, मतलब ल्यूकेमिया, करेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। तो हजारों टाइप के हैं, जहां भी अनडिवाइडेड अनस्टॉपेबल मतलब अजीब सी ग्रोथ होने लग जाती है सेल की, अनस्टॉपेबल, ठीक है, वहां उसको बोल देते हैं हम कैंसर। अब देखो इसको पहचानोगे कैसे आप? यार सेल तो आपकी पूरी बॉडी में डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई आपसे बोल दे यार उसमें क्या है, सेल तो पूरी बॉडी में डिवाइड हो रहे हैं, आपको कब पता चलेगा आपको भाई यहाँ ही कैंसर है यार वहां नहीं है? आपकी बॉडी में कंटिन्यूस सेल डिवाइड हो ही रहे हैं ना, कोई मना तो नहीं कर रहा, आपके अभी भी हो रहे होंगे, मेरे में भी हो रहे हैं, पता कैसे चलेगा? देखो जी, कुछ नहीं होता। एक बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, आपकी बॉडी के अंदर से टिश्यू निकालने का एक वो होता है, इट्स अ मेडिकल टर्म, आगे होगा, भूल गया, आप लोगों ने सुना होगा, रुको मैं बताता हूँ। टर्म 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 टर्म, हाँ बायोप्सी, सॉरी बायोप्सी पढ़ा है, सुना है, बायोप्सी कराते हैं लोग, हाँ बायोप्सी सुना है, यस। तो ये वही बायोप्सी है। बायोप्सी में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जहां पर भी वो आपको जहां पे भी उसके लग रहा है ना, इसको कैसे पता करना है कैंसर? बहुत सारी चीजें हैं, एक अभी बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में अनडिवाइडेड होगा, वहां से आपका थोड़ा सा टिश्यू उठाएंगे, वो टिश्यू को लाएंगे साइंटिफिक लैब में, उसको ग्रो करेंगे, एक पेट्री डिश ले लेंगे, उसको ग्रो कर लेंगे, है ना। देखो नॉर्मल सेल का क्या फंक्शन रहता है, नॉर्मल सेल जब हम पेट्री डिश में उसे ग्रो करते हैं तो वो क्या करेगा, देखो अगर आपने यहाँ पर देखो, यहाँ सेंटर में मान लो आप, यहाँ पर आपने एक सेल रख दिया, ठीक है, 2-3 सेल रख दिए, यहाँ पे ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा सेल अपने साइडवेज, यहाँ वाला सेल यहाँ ग्रो करना चालू कर देगा। जैसे ये दोनों सेल यहाँ सेंटर में आके जब ये एक दूसरे से वो हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, मतलब अब वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, उसको वो सेल को पता चल जाएगा, हाँ यार अब हमारे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेल्स हो गए हैं, अभी हमें ओवर ग्रो नहीं करना है। जैसे जैसे सेल मरते रहेंगे वैसे वैसे हम सेल प्रोड्यूस करते रहेंगे, जैसे जैसे जगह खाली होगी वैसे वैसे जगह भरते रहेंगे। तो ये हमारे एक ह्यूमन नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब सेल्स डिवाइड कर रहे हैं एक पेट्री डिश में, और अगर दो सेल्स आपस में आ जाते हैं, साइडवेज टच हो जाते हैं, लाइक पेट्री डिश एक सिंगल लेयर में भर जाती है जब सेल से, तो उसके बाद हमारे सेल्स डिवाइड नहीं करते, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ओके सर, अब होता क्या है, कैंसर सेल क्या होते हैं जब ग्रो करते हैं, भाई एक लेयर तो ग्रो कर ली, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, ये कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल कंटिन्यूसली ग्रो होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। तो इससे एक क्या हो जाता है, बॉडी में एक एक्स्ट्रा मतलब मस्कुलर सी चीज है, जैसे कुछ कई कई मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज विजिबल, द कैंसर इज विजिबल आउटसाइड की, कुछ आउटसाइड कुछ ग्रोथ हो जाती है, जैसे माउथ कैंसर जो है आउटसाइड आप इजीली विजिबल देख पाओगे, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर इज नथिंग बट अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ योर सेल, है ना, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, एक सेल का एक गुच्छा टाइप बन जाता है, उससे हम बोल देते हैं ट्यूमर। तो इसमें इसकी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है कि भाई इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा। तो अगर आपने स्टडी कर ली लैब में, आप बोलोगे यार इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हुआ, ये सेल में गड़बड़ लग रही है, अच्छा तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई ये नॉर्मल सेल नहीं है, इस बंदे को कैंसर हो गया है, पकड़ो इसको, ये पकड़ो नहीं मतलब इसका इलाज करो, इलाज भी है इसके, आगे देखेंगे ना, इलाज भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपको एक नॉर्मल चीज पता चल गई, एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल में क्या पता चल गया। हाँ जी, अब देखते हैं ट्यूमर। भाई ट्यूमर भी दो टाइप के हैं आपकी बॉडी में, है नहीं मतलब होते हैं, नहीं होने चाहिए बट होते हैं। तो दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है मेलिग्नेंट, एक होता है बेनिन, ठीक है, एक होता है मेलिग्नेंट, एक होता है बेनिन। तो इस मेलिग्नेंट वाले में क्या होगा, दीज सेल्स एंटर इनटू ब्लड वेसल्स एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग। आपका ट्यूमर क्या होगा, देखो मान लो यार आपका ट्यूमर है मे बी अराउंड योर स्टमक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और लेट्स से इन ईसोफेगस में है, या फिर आपके एलिमेंट्री कनाल में कहीं तो भी है मान लो। अब क्या होगा, आपके एलिमेंट्री कनाल में कंटिन्यूस, एलिमेंट्री कनाल के पीछे से देयर इज अ कंटिन्यूस ब्लड वेसल्स गोइंग ना, आपके एलिमेंट्री कनाल को ब्लड तो चाहिए, ब्लड तो सारे ऑर्गन्स को चाहिए,
तो वहां पे ब्लड वेसल्स हैं। होगा क्या भाई, ये वाले हैं ट्यूमर, ये जो सेल हैं, ये ऐसा नहीं कि ये सेल सिर्फ वहीं पे ग्रो करे जा रहे हैं, ये सेल ऐसा नहीं कि वहीं पे ग्रो करे जा रहे हैं और अपने आप को रोक रहे हैं। अब सिर्फ ईसोफेगस में अगर ग्रो कर रहे हैं तो ईसोफेगस में प्रेजेंट है। ईसोफेगस में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ पर्टिकुलर मास ऑफ सेल जो हम देख पा रहे हैं, विजिबल है जो, ठीक है। बट मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर में क्या प्रॉब्लम होता है यार, इसके जो सेल्स होते हैं ना वो टूट टूट के हमारी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। जैसे क्योंकि ब्लड वेसल देखो, ये अगर एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो हमारी ब्लड वेसल्स हमेशा हर ऑर्गन के पीछे ऐसे लगी होती है टू कंटिन्यूअसली उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने के लिए। होगा क्या है, यहाँ पर जो ट्यूमरस सेल है ये ना टूट टूट के ये ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, टूट टूट के ये ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, सेल ही है, नॉर्मल सेल है, आप ये मत सोचो सर ये वेसल उसके अपना ब्लड वेसल के अंदर कैसे उड़ते हुए जाएंगे। अरे भाई इट्स अ नॉर्मल माइन्यूट सेल है ना, आपकी पूरी बॉडी में क्या है, सिर्फ सेल है, तो एक छोटा सा सेल है, ये घुस जाएगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये क्या करेगा यार, आपकी ब्लड वेसल्स में आ गया, करेक्ट मानते हो, आपकी ब्लड वेसल्स में आ गया। ब्लड वेसल्स में आने के बाद, ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये आपकी बॉडी में पूरा घूमने लग जाएगा, मस्त चिल करेगा, कभी स्टमक पे जाएगा, कभी लेग पे जाएगा, कभी दिमाग में आ जाएगा, या फिर भाई ये मस्त चिल करेगा, इंजॉयमेंट, वेकेशंस इंजॉय करेगा। और जहां जहां जाएगा अपनी छाप छोड़ता हुआ जाएगा, जहां जहां जाएगा ट्यूमर फैलाता हुआ जाएगा। हाँ जी, तो ये वाला है मैलिग्नेंट, ये वाला होता है सीरियस, समझ रहे हो। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बॉडी के लिए बहुत ही सीरियस। एक होता है देखो बेनिन, अब बेनिन वाले यार मोस्टली सबके ही है, बेनिन वाला ट्यूमर आपकी बॉडी में भी है, आपके फेस पे होगा या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे होगा, डेफिनेटली नहीं बोलता हूँ बट होगा ही यार। दिस ट्यूमर इज, ये ट्यूमर है भाई, नॉर्मल ट्यूमर है, एक मास ऑफ सेल है, बट ये स्प्रेड नहीं करता। फॉर एग्जांपल मोल जो आप देखते हो आपकी बॉडी पे होता है, मोल तिल जिसे बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज अगेन अ ट्यूमर, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, समझ रहे हो, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। अब ये ट्यूबर स्प्रेड नहीं कर रहा है, ये अपना नॉर्मल रह के पड़ा है वहां पे, मस्त चिल कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें कोई प्रॉब्लम है, हम लगे ठीक है पड़ा है, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, पड़े रहने दो, ठीक है। हाउ मोल्स आर फॉर्म्ड इज नथिंग बट ट्यूमर, ऐसा कोई इसके पीछे साइंटिफिक वो नहीं है, आपकी बॉडी को लगता नहीं इन द सेंस कि जो सेल्स होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे देयर इज सम काइंड ऑफ अ थिंग कि उस जगह पे वो सेल इकट्ठा होने लग जाते हैं, that results into formation of your moles, ठीक है। that is again a type of tumor only, ठीक है, ट्यूमर ही है। हाँ पिगमेंटेशन होती है, द कलर ऑफ द मोल इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन, वो सेल्स में पिगमेंटेशन हो जाती है, सम मोल्स आर लाइक ब्राउन इन कलर, सम मोल्स आर ब्लैक इन कलर, है ना, अजीब अजीब कलर भी मिलते हैं। सो दैट इज अगेन पिगमेंटेशन ऑफ सेल, कलर आ जाता है उनमें, ठीक है। तो ये दो टाइप के ट्यूमर देखें, बेनिन इज वेरी सिंपल, ये होता है सबके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई डरावनी वाली बात नहीं है। मैलिग्नेंट वाले सीरियस होते हैं जो दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है देखो, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो प्रॉपर्टी है कि भाई इसके सेल टूट टूट के ब्लड वेसल्स में घुस जाते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस डेंजरस प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल की ये, मेटास्टेसिस, इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं भैया, मेटास्टेसिस पे आपके, मेटास्टेसिस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज जरा आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मेटास्टेसिस समझ गए, वो वाला ट्यूमर जो डिवाइड तो हो ही रहा है बट ब्लड वेसल्स में जाके फैल रहा है, मतलब पूरी बॉडी में फैल रहा है आपका कैंसर, उस पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी है ये मेटास्टेसिस, ठीक है, कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस, एक जगह नहीं रहेंगे, पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगे, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्या हो रहा है। हाउ कैंसर, हाउ डज कैंसर कॉज हार्म, हार्म कैसे करता है कैंसर। हाँ जी, ये मैं आपको बता रहा था, देखो ये रहा आपकी कोई तो भी ऑर्गन, ये रहा उसके नीचे कोई तो भी ब्लड वेसल, ये रहे आपके कैंसर सेल, ये रहे आपके नॉर्मल सेल, ठीक है। ये कैंसरस सेल क्या करेंगे, टूट टूट के ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे और ब्लड वेसल से ये फैलते रहेंगे यहाँ वहाँ, और ये जहां भी जाएंगे इनका काम क्या है, कैंसरस सेल है भैया, ये कैंसरस सेल है, इनका काम क्या है, बस अनलिमिटेड ग्रोथ करना, जहां पर जाओगे तो ये डेंजरस हो जाता है। हाँ जी, ये देखो कैंसर सेल टेक्स ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड सेल। अब ये है यार, देखो कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल जिस जो बड़ा है ग्रो करने में, फॉर एग्जांपल इफ समवन, एक छोटा बच्चा लगा लो, एक छोटा बच्चा हु इज रिसेंटली बॉर्न, फॉर एग्जांपल ही इज 1 ईयर में भी 1 साल का है, और देयर इज अ गाय हु इज 20 25 40 30 एंड कुछ भी एज लगा लो। अब मुझे तुम दोनों बताओ, सिंपल सी बात है,
कौन, हु विल ईट मोर, अगर आप किसी को कुछ देते हो, हु विल ईट मोर, डेफिनेटली द बिगर गाय है ना, तो साइज में बड़ा है वही ज्यादा खाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी वही होता है यार, यहाँ पर भी वही होता है। ये जो आपके कैंसरस सेल होते हैं ना, ये नॉर्मल सेल तक न्यूट्रिशन ही नहीं जाने देते, ये नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन नहीं देते। ये बोलते हैं अरे भैया न्यूट्रिशन आया, आजा आजा इधर आजा, मेरे को दे दे। वो सारा न्यूट्रिशन खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मल सेल हमारे बेचारे ऐसे ही सफर करते हैं फिर, ठीक है, नॉर्मल सेल फिर हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके, समझ रहे हो? कैंसर सेल टेक्स ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम योर ब्लड सेल्स, ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन आता है वो सारे कैंसर सेल ले लेते हैं, नॉर्मल सेल बेचारे बैठे रहते हैं। इट पुट्स प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग देयर साइज एंड ब्लॉकिंग द पाथवे। सिंपल लॉजिक है, देखो यार, अगर देखो क्या होगा, अब एक पर्टिकुलर चीज की ये ग्रो कर रहा है, देखो फॉर एग्जांपल ये ग्रोथ, ये पर्टिकुलर सेल यहाँ ग्रो कर रहे हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि इधर पे कुछ होगा नहीं, ये सेल से ग्रो करते रहेंगे, नहीं, यहाँ पर कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी पार्ट जो भाई ये इतना ही होगा, मान लो कोई ऑर्गन है उसका साइज ही इतना है, अब ये भाई कंटिन्यू ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर ग्रो होता रहेगा, तो क्या एक काइंड ऑफ प्रेशर डेवलप होगा इधर नीचे साइड पे, प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? अगर एक चीज कंटिन्यूअसली साइज में बढ़ रही है तो वो अपने आजू बाजू दोनों साइड वाली चीजों को प्रेस करेगी ना, सिंपल लॉजिक समझ रहे हो? कि ये सेल यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो यार एक नीचे ब्लड वेसल पे एक प्रेशर आएगा, तो समटाइम इट लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये सेल इतने ग्रो कर जाते हैं यार, ये आपकी ब्लड वेसल छोटी हो जाती है, ब्लड वेसल छोटी हो जाती है, तो उससे एक और एक सीरियस थिंग आ जाती है कि आपकी बॉडी में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, आपकी हर बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है जी। समझ रहे हो? समझ में आ गया ये चीज? ओके, ठीक है। तो वो चीज है, न्यूट्रिशन ले लेते हैं नॉर्मल सेल से, ऐसे इन्फेक्ट कर रहे हैं, एक तो बॉडी हार्म हो रही है, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, ये ब्लड वेसल्स का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं ब्लड वेसल का रास्ता, ठीक है, बिकॉज उसको कंप्रेस कर दे रहे हैं, वो ये कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा यहाँ पर, ये ऑलरेडी यहाँ पर इधर प्रेशर मारेगा फिर नीचे की तरफ, उससे क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल का साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो हमारे रिक्वायर्ड ऑर्गन्स को ब्लड टाइम पर नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, एक्ट नहीं कर पाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक हो जाएगा, एंड ऑफ द डे यू विल डाई, एंड ऑफ द डे यू विल डाई, बट नॉट डाई लाइक दिस। ओके, चलो ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म समझ में आ गया कैसे होता है, हाउ, वाई, कैसे, टाइप्स ऑफ कैंसर देख लो, टाइप्स ऑफ कैंसर देख लो भाई, बुक में दिया हुआ है बढ़िया, इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट में बनते हैं क्वेश्चन, बट आपके एनसीईआरटी ये नॉर्मल पेपर में भी, बोर्ड वाले में भी बनते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके, ठीक है। बोर्ड का पेपर बहुत इजी आता है, आराम से 90 प्लस स्कोर करोगे, ठीक है, और 90 प्लस शुड बी योर टारगेट, ठीक है, क्योंकि उससे ही परसेंटेज बढ़ेगी। ये हिंदी इंग्लिश वाले धोखा दे देते हैं एंड में, ये नॉर्मल टाइम में ये बढ़िया बढ़िया मार्क्स दे रहे होते हैं टीचर, लेकिन एंड में बोर्ड वाले बड़े वो होते हैं गड़बड़ करने वाले, ये हिंदी इंग्लिश में रह जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है, यहाँ आपकी परसेंटेज ऐसा बूस्ट करते हैं ना, ये बायो बायो वाला सब्जेक्ट इतना इतना ऐसा चुन्नू सा पेपर आता है ना, इतना मतलब आपको इतना नॉलेज होगा कि, बट आप ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो इसको लिखते बैठना, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसे थे मेरे कई दोस्त जो एक क्वेश्चन आ रहे वहां आता है इसको अच्छे से लिखते हैं, फुल मार्क्स नहीं, अरे भाई 5 ही मिलेंगे ना, 5 से ज्यादा थोड़ी देगा टीचर, 5 ही मार्क्स अलॉटेड है उसको, उसमें तो 3-4 पेज लिख रहा है, तो भाई तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ऐसा नहीं करना, जितना अलॉटेड है, जितने मार्क्स है उतने अकॉर्डिंगली लिख दो, उसके अकॉर्डिंगली लिखो, ज्यादा अपना नॉलेज झाड़ने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एंड में क्या रहेगा, वहां पे टाइम का भी खेल हो जाता है, वो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो बोल रहे थे कि अरे यार आता तो सबको था, बिकॉज बायो का पेपर है बहुत ईजी होता है, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ के नहीं जाओगे, सब पढ़ के गए थे हम लोग, इसलिए हमें इजी लग रहा था, बट कहाँ मार खा गए वो, उन्होंने यार टाइम मैनेजमेंट नहीं किया सही से, वो एक ही क्वेश्चन में जी जान डालने लग गए कि सर टीचर को लगा, उसे लगा कि शायद टीचर 5 के बजाय उसमें 20 मार्क्स दे दे अगर वो अच्छा लिख दे तो, नहीं वो पॉसिबल नहीं है, तो वो पूरा लिखना है, एंड वाले क्वेश्चन बड़े होते हैं, अब शुरू करोगे 1-1 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ना, तो एंड में पागल हो जाओगे, एंड में क्वेश्चन आते हैं वो डेंजर वाले 10-10 मार्क्स वाले, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, और उसका आंसर लिखते बैठो, दादा दिमाग तो वहीं का दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो हार्ड क्वेश्चन होंगे, वो बड़े इजी क्वेश्चन होंगे, बट उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हार्ड होगा, समझ रहे हो? अब देखो ये तो अब सेक्शन डी से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, दैट इज योर चॉइस, आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम डी ओनली, मैं पीछे से ही मोस्टली शुरू करता था, इवन माय यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड ओनली, अनलेस एंड अंटिल दे वर ऑनलाइन, तो जिससे मैं सीक्वेंस में जाना पड़ता था, बट मैं तो पीछे से स्टार्ट करता था यार, 1-2 मार्क्स वाले छूट गए तो भी 10 मार्क्स छूटेंगे ना, पीछे से शुरू करो, बट
इसमें भी थोड़ी वो होती है कि सम ऑफ द टीचर गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड अगर आपने ये नहीं किया होता, एक अच्छे सीक्वेंस में नहीं जा रहे हो, भाई 2 क्वेश्चन इसके कर लिए, 2 इसके कर लिए, 2 इसके कर लिए, नो आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पेपर्स, ठीक है, मैं उनको वैसे ही कम मार्क्स देता हूँ जो ऐसे करता है। पीछे से शुरू करो कंटिन्यूअसली, भाई क्वेश्चन नंबर 26 से 1 पे पहुंचो, ऐसे नहीं 26 24 7 3 2 1, नो 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 नो, ये नहीं करना। 26 स्टार्ट कर रहे हो, पीछे से जाओ, बट इतना भी वो नहीं होता, डर मत जाना कि भाई पेपर बड़ा आता है, बड़ा आता है पेपर, ऐसी बात नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है, मार्क्स वो लोग भी कम नहीं देते हैं, बट डुएबल होता है, पेपर बहुत इजी होता है, सब आता होगा आप लोगों को, इसलिए अच्छे से जल्दी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो, जहां से भी करना स्टार्ट करो, बट सीक्वेंस में और अच्छे बढ़िया डायग्राम, जहां नहीं भी आता ना डायग्राम, वहां पर भी डायग्राम बना दो, ठीक है, मतलब डायग्राम बहुत जरूरी है। ये तो बायो वाले टीचर आपको बोल बोल के थक गए होंगे, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, तुम पूछो मत। कॉलेज में आई यूज्ड टू मेक डायग्राम, अदर पीपल नॉट यूज्ड टू मेक डायग्राम, मतलब वो लिख के आ जाते हैं एंड दे नेवर यूज्ड टू गेट मार्क्स। मैं 2 लाइन लिखूंगा बट डायग्राम बनाऊंगा, चाहे गंदा बनाऊंगा बट बनाऊंगा, समझ रहे हो, गंदा नहीं बनाता, डायग्राम मेरे ठीक होते हैं, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ कैंसर देख रहे हो हम, क्या क्या होते हैं ये यार, ब्लड कैंसर अलग का नाम दे दिया है ना, नॉर्मल सेल्स के अलग हो जाए, देखो क्या होता है, ये क्या है, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा इज योर टाइप ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा इज कैंसर ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, एपिथेलियल मतलब ये सिर्फ ऊपर स्किन के बाहर वाला नहीं, अंदर बॉडी के अंदर भी एपिथेलियम होता है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस की आउटर लाइनिंग जहाँ पे म्यूकस है, म्यूकस किस पे, एपिथेलियम पे है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू पे, तो एपिथेलियल टिश्यू पे अगर आपका कैंसर है, फॉर एग्जांपल द ब्रेस्ट कैंसर और फॉर एग्जांपल द स्किन कैंसर, उस कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा, सॉरी कार्सिनोमा, ओके। 85% ऑफ कैंसर जो पूरी वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा है या फिर होता है बहुत ज्यादा, दैट इज योर कार्सिनोमा, that is your carcinoma. Most prevalent is your breast cancer, then is your skin cancer, and then is your other different type of cancer. जैसा ऑर्गन में होता है उसका नाम दे देते हैं। हाँ जी, कार्सिनोमा के बाद आ जाता है, ठीक है, सार्कोमा। सार्कोमा इज नथिंग बट कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म, हाँ जी, ये चीज याद है पिछले साल मैंने पढ़ाई थी, जब एक एम्ब्रियो होता है, एक जाइगोट होता है, एक जाइगोट में 3 टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं जी, 3 टाइप की जर्म लेयर्स होती है, 3 टाइप की जर्म्स लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, याद है, याद है, आई होप याद होगा। ये तीनों जर्म लेयर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को डिराइव करती है, कि एक्टोडर्म से कुछ बनता है, मीजोडर्म से कुछ बनता है, एंडोडर्म से कुछ बनता है, ये चीज आई होप आप लोगों को याद होगी, नहीं याद होगी तो पढ़ लेना या गूगल कर लेना, पढ़ोगे तो क्या कहाँ ढूंढोगे, वो गूगल कर लेना कौन सी चीज कहाँ से डिराइव होती है, तो सिंपल लॉजिक है, देखो जो देखो एक्टोडर्म होती है बाहर वाली, एंडोडर्म होती है अंदर वाली, मीजोडर्म होती है बीच वाली, बीच वाली लेयर जो होती है मीजोडर्म, जो हमारी जर्म लेयर होती है, जो हमारे एम्ब्रियो जो होता है, इट्स अ सेल ना, तो इट्स अ सेल, तो सेल में कुछ नहीं, 2-3 लेयर्स होती हैं जो डिस्टिंग्विश होती है, और डिफरेंट लेयर गिव्स राइज टू डिफरेंट थिंग्स, गिव राइज टू डिफरेंट थिंग, कोई हाथ बना देता है, कोई हार्ट बना देता है, ठीक है, कोई मसल बनाता है, कोई बोन बनाता है, कोई कार्ट्रिज बनाता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी आपके 3 जर्म लेयर ही ये सब चीजों को प्रोड्यूस करती है। तो अब जो सार्कोमा वाला टाइप ऑफ कैंसर है, ये कैंसर होता है उन टिश्यूज में जो टिश्यूज डिराइव होते हैं आपकी मीजोडर्म वाली लेयर से, मीजोडर्म वाली लेयर से, समझ रहे हो, मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म इज योर बीच वाली जर्म लेयर, एक्टिव देखो लिखा हुआ एग्जांपल क्या है, जर्म लेयर होते हैं, मीजोडर्म ही होती है बीच वाली, मीजोडर्म से देखो बहुत सारी चीजें आती है, मसल्स जो आपकी बॉडी में आए हैं मीजोडर्म से हैं जी, बोन्स जो आए हैं मीजोडर्म से हैं, कार्टिलेज जो आया है, सॉफ्ट बोन जो बोलते हैं, वो आपका मीजोडर्म से है, बॉडी की जो कैविटी है ना, एलिमेंट्री कैनाल के आजू बाजू देखोगे तो कैविटी है, खाली है ना, बॉडी पूरा ऐसे ठुसा नहीं हुआ है अंदर, थोड़ी जगह खाली भी है, तो वो है जी आपकी बोन कैविटी, वो कौन उसको कैसे प्रोड्यूस हुई है, मीजोडर्म की वजह से प्रोड्यूस हुई, थोड़े बहुत ऑर्गन होते हैं वो किससे प्रोड्यूस हुए, मीजोडर्म से प्रोड्यूस हुए, ऐसे ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते होंगे, आप सर्च कर लो, ठीक है, तो ये सारे होते हैं ये, तो अभी इसमें क्या होगा भाई, जौन सा भी टिश्यू में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल बोन है तो भाई बोन कैंसर है ना, मसल है तो मसल कैंसर, ऑर्गन है तो उसके नाम, ऑर्गन का नाम और कैंसर जोड़ देते हैं पीछे, बस सिर्फ ये है कि देखो हाँ, ठीक है,
ये चीज होगी। सार्कोमा वाली इज योर आपके मीजोडर्म से जो भी रिलीज होते हैं, पर मेरे हिसाब से ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड भी मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है। आई एम श्योर, आई थिंक 99% आई एम श्योर ब्लड होता है मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है। बट बिकॉज ब्लड कैंसर इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ कैंसर, इसलिए उसको अलग से नाम दे दिया उन्होंने, इसलिए उसको अलग से नाम दे दिया ल्यूकेमिया इज योर ब्लड कैंसर। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ने लग जाता है, ये बुरी बुरी हालत में व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, जिससे बॉडी इफेक्ट कर जाती है। कार्सिनोमा, सार्कोमा और योर ल्यूकेमिया हो गए आपके कैंसर के टाइप। कॉज ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर है हमारा, उसके बाद है डायग्नोसिस, उसके बाद है ड्रग अब्यूज। वेरी सिंपल, ड्रग अब्यूज जल्दी जल्दी कर लेंगे, ये 2-3 टाइप के ड्रग्स है और हो जाएगा। एंड वी हैव 30 मिनट्स, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। चलो जल्दी जल्दी देखेंगे अभी। ओके, गुड 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 गुड। ओके 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 ओके। कॉज ऑफ कैंसर देखेंगे। कॉज ऑफ कैंसर है बहुत सारे होते हैं, जो भी चीज कैंसर कॉज करती है उसको एक टर्म दिया जाता है कार्सिनोजन। बाय दिस पर्टिकुलर दिस थिंग इज अ कार्सिनोजन। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, स्मोकिंग इज कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। जो आप पैसिवली स्मोक करते हो दैट इज कार्सिनोजेनिक, दैट इज आपकी यूवी रेज होती हैं या फिर बहुत सारी रेज होती हैं, दैट इज दे आर आल्सो कार्सिनोजेनिक, है ना। ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर प्रोड्यूस करती है। तो एनीथिंग विच कॉजेस कैंसर इज कार्सिनोजन। ठीक है, कैंसर कॉजिंग बहुत सारी वैरायटी होती है, आगे देखेंगे कौन कौन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल होता है क्या? नॉर्मल सेल क्या होता है? नॉर्मल सेल में एक जीन होता है जिसका नाम होता है प्रोटोऑन्कोगॉन्स। ये टर्म याद रखना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिख के आओगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। आपकी नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल सेल होता है ना बॉडी में, जिसको कुछ भी नहीं हुआ है अभी। नॉर्मल सेल के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम होता है प्रोटोऑन्कोजेंस। प्रोटोऑन्कोजेंस, प्रोटोऑन्कोजेंस, ठीक है, ऐसा नाम होता है इसका, प्रोटोऑन्कोजेंस। प्रोटो इज वन वर्ड एंड ऑन्कोजेन इज अ सिंगल वर्ड। थोड़ा ये गैप है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या है, ऑन्कोजेनिक वर्ड है प्रोटोऑन्कोजेन। ठीक है, तो आपके जब नॉर्मल सेल बिकॉज ऑफ सम कार्सिनोजेनिक एजेंट या फिर कोई भी एजेंट हो सकता है, यूवी रेज हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, और या फिर पैसिव जो स्मोकिंग होती है वो हो जाता है, ड्रिंकिंग हो जाती है, कैफीन इंटेक बढ़ जाता है, ड्रग इंटेक बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर आप करने लगते हो तो आप, तो ये जो बॉडी, ये जो कार्सिनोजन क्या करते हैं, ये कार्सिनोजन आपके प्रोटो ऑन्कोजेंस को कन्वर्ट कर देते हैं ऑन्कोजेंस में। प्रोटो ऑन्कोजेंस बिकम ऑन्कोजेंस। ठीक है, और जैसे ही आपका ये जीन ऑन्कोजेन बन जाता है, ये जीन जो आपकी बॉडी में है, सेल के अंदर है, ये ऑन्कोजेन बन जाता है, दैट पर्टिकुलर सेल बिकम अ कैंसरस सेल। फिर मतलब वो फिर भूल जाता है कि भाई मुझे रुकना है, सेल डिवाइड होते होते मुझे रुकना है, फिर नहीं, वो उसको याद नहीं रहता, वो हो जाता है पागल। अब मैं क्या करूं, जीन बोलता है अब मैं क्या करूं, और वो जीन कुछ नहीं करता, फिर वो डिवाइड होता रहता है। सिंपल चीज है जी, समझ गए? सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाम याद रखने हैं। प्रोटो ऑन्कोगन्स कार्सिनोजन की वजह से ऑन्कोजेन बन जाते हैं, तो भाई ऑन्कोजेन जैसे ही जीन आ गया बॉडी के अंदर, वो कैंसरस हो जाता है वो पर्टिकुलर सेल। जिस भी सेल के अंदर के जीन्स में अगर जीन में ऑन्कोजेन प्रोड्यूस हो चुका है, मतलब प्रोटो ऑन्कोजेन कन्वर्ट हो चुका है ऑन्कोजेन में, ऑन्कोजेन देन बिकम्स अ कैंसरस सेल। हाँ जी, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं टाइप ऑफ कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। फिजिकल इज लाइक रेज, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी होता है, में अगर आपकी बॉडी पे पड़ जाती है, इट बिकम्स कार्सिनोजेनिक। फॉर एग्जांपल एक्सरे, अब ये मत बोलना सर एक्सरे तो हम निकालते हैं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, वो एक्सरे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड या फिर बहुत ही प्रोटेक्टेड क्वांटिटी में वो एक्सरेज आपकी बॉडी पे डाली जाती है, जिससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट हाँ, ये जो रेज है जो डायरेक्ट आती है एटमॉस्फेयर से, वो दैट कैन इन्फेक्ट, है ना। उसके लिए भी वी हैव अ प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर है, बट ओजोन लेयर हम हमारी एक्टिविटी की वजह से हम उसे डिप्लीट कर रहे हैं, तो फिर तो भाई सबको होने लग जाएगा, ये चीज कॉमन हो जाएगी बहुत, अभी भी बहुत कॉमन है, कैंसर इज वेरी कॉमन। देखा ही आपने, देयर आर मेनी पीपल, युवराज सिंह, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस बट काइंड ऑफ डिजीज। युवराज सिंह has finally came out of it, he's okay. Physical, there was one actress also, if you remember her, old actress, Marathi only she is, जो भी है ढूंढते रहना आप लोग। हाँ यस करेक्ट, सोनाली बेंद्रे, नहीं ऐसे कुछ नाम है, यही है शायद।
हाँ, हमें कुछ नहीं करना उससे, हमें पढ़ने हैं केमिकल कार्सिनोजेंस, हमें पढ़ने हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। इसमें क्या होता है, देखो कुछ नहीं, टोबैको लेते हो आप लोग, नहीं लेते, टोबैको से होता है। एरोमेटिक अमाइंस एक पार्ट, एरोमेटिक अमाइंस, अमाइन ग्रुप आपको पता है, एरोमेटिक अमाइन कुछ केमिस्ट्री का कुछ तो सीन रहता है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछना। तो एरोमेटिक अमाइंस जो पर्टिकुलर ग्रुप है, कंपाउंड का कुछ एक केमिकल कंपोजिशन है, ये वाले केमिकल्स होते हैं carcinogenic. For example, देखो there have been people who are working in chemical laboratories, right or no, जो हमारी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारी केमिकल लेबोरेटरी, जो हमारे ड्रग मतलब नॉर्मल खाने वाले मेडिसिन वो डेवलप कर रहे हैं, तो दे वर्क इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ऐसा होता है, वहां पर काम करने वाले मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लेटर इन द स्टेज ऑफ देयर लाइफ दे सफर फ्रॉम कैंसर, दे सफर फ्रॉम कैंसर। ठीक है, why? Because यार उनका continuously they have throughout their life, throughout their like पूरी जिंदगी they have been coming in contact with different kind of chemicals ना। तो उसमें से अगर aromatic amines में अगर ज्यादा आप काम कर रहे हो, there is high probability कि आप later on the stage of your life you will be infected with cancer। तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसका कंपनीज वैसे ध्यान रखती हैं बहुत कि females definitely are not allowed wear these such kind of, क्या बोलते हैं, केमिकल्स। ऐसा नहीं बोल रहा, हमारे एरोमेटिक अमाइंस की बात नहीं है, देयर आर डिफरेंट केमिकल्स, देयर आर सम केमिकल्स जो आपको इनफर्टाइल बना देते हैं अगर आप उससे वो जाओ, क्या बोलते हैं, आपने अगर ब्रीथ भी कर लिया वो पर्टिकुलर चीज, तो यू विल बिकम इनफर्टाइल। फीमेल के केस में ऐसा होता है, तो उस पर्टिकुलर चीज पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ मेल जाते हैं, मेल को नहीं करता वो इनफर्टाइल। ठीक है, तो केमिकल वाले हो गए। निकोटीन, निकोटीन यार आपके इसमें सिगरेट वगैरह में होता है। अल्कोहल, पता ही आप लोगों को अल्कोहल क्या होता है, तो वो सब का कंजम्पशन इज कार्सिनोजेनिक। बायोलॉजिकल कुछ नहीं है, कोई वायरसेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वायरल ऑन्कोजेंस, ऑन्कोजेन कोई लेके नहीं आया, मतलब ऑन्कोजेन ही ले आया बाहर से। नॉर्मली क्या होगा, फिजिकल और केमिकल एजेंट क्या करेंगे, आपके सेल में जो प्रोटो ऑन्कोजेन है उसको कन्वर्ट करेंगे ऑन्कोजेन में, ठीक है। बट यहाँ पे ये महाशय वायरल वाले क्या करते हैं, ये अपना वायरल, ये अपना ऑन्कोजेन ले आते हैं बाहर से, ये खुद का बनाया हुआ ऑन्कोजेन ले आते हैं और हमारी बॉडी में डाल देते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, हम, हमारी बॉडी ने तो कुछ नहीं किया, ये बाहर से ले आए, रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन है, बट बाहर से ले आए। ये वायरल, ये वायरस के पास खुद का ऑन्कोजेन है भाई, ऑन्कोजेन अगर बॉडी के अंदर आ गया तो बॉडी का दैट पर्टिकुलर सेल विल बिकम कार्सिनोजेनिक, दैट इज फॉर श्योर। वायरल ऑन्कोजेन क्या करते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में कॉज कैंसर। तो ये जो इसका एग्जांपल है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पढ़ लेना इसके बारे में अगर थोड़ा और जानकारी चाहिए तो। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये एक आपका बायोलॉजिकल कार्सिनोजन है, ठीक है। टाइप्स देख लिया हमने। हाँ जी, डायग्नोस कैसे करोगे, पता कैसे लगाओगे कि भाई आपको क्या हुआ है, डायग्नोस करना है आपको, पता लगाना है कि आपको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दी, बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं। Histo is your dissection of your any of your organ, that is you study the histology, how is the cells are arranged, like epithelium है, then ये है xylem phloem या जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ प्लांट के कंसिडरेशन में। हमने देखा था ना, हमने स्टेम के डायसेक्शन ले लिया, पढ़ लिया, हाँ चाहिए जहाँ xylem है या phloem है, तो आप लेयर पढ़ रहे हो, तो दैट इज ह्यूमन के केस में अगर आप वो करो, हमारा लिवर काट लो और उसमें उसकी लेयर स्टडी करो, दैट विल बी योर हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं यार, आपकी बॉडी से वो पर्टिकुलर टिश्यू निकालते हैं जिसपे शक हो कि हाँ यार ये कैंसरस बन चुका है, तो वो सेल को ले आते हैं, उसको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ ये, हाँ वही वाली फिर प्रॉपर्टी जो हमने सबसे पहले देखी थी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अगर वो नहीं हो रहा है, कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है वो पर्टिकुलर सेल पेट्री डिश में, हाँ भाई सेल कैंसरस है। रेडियोग्राफी, देयर आर सम एक्सरे स्कैन्स जिसमें प्रोड्यूस हो जाता है कैंसर। हाँ ये वही चीज है, अब ये मत बोलना यार एक्सरे, सर एक्सरे से पता लगा रहे हो कि कैंसर हो रहा है कि नहीं, इस एक्सरे से कैंसर हो गया तो नहीं जी, ये वाला एक्सरे से कैंसर नहीं होता, ये कंट्रोल्ड अमाउंट में रेज आपकी बॉडी पे डाली जाती हैं। सीटी स्कैन नाम सुना होगा, कंप्यूट टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, सीटी इज कम्यूट टोपोग्राफी। देखो एक्सरे यार एक 2D इमेज टाइप बनाता है ना, एक्सरे इज लाइक इधर से रेस जाती है, जो उसको सामने दिखती है वो इमेज बन जाती है, जो रेस पास हो जाती है वो चली जाती है, दैट इज योर नॉर्मल एक्सरे, आपने देखा होगा एक्सरे। सीटी स्कैन क्या करता है, बस इसमें भी मारते वही रेज है, बट ये चारों तरफ से मारते हैं, ठीक है, ये चारों तरफ से मारते हैं सीटी स्कैन वाला, समझ रहे हो। तो ये चारों तरफ से जब मारते हैं ना सीटी स्कैन वाले में, तो आपका 3D इमेज बन जाती है एक। जैसे रेडियोग्राफी में एक्सरे मारते हैं तो आपकी 1D इमेज बनती है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से एक्सरे पड़ी
तो आपकी बॉडी की एक 1D इमेज आपके सामने आ जाती है। आप एक शीट पे उसको देख लेते हो ना, आप एक शीट देख के बोलते हो अच्छा हाँ यार ये वाली हड्डी टूट गई है, तो वो चीज़ है रेडियोग्राम में 1D इमेज बनेगी और 2D इमेज बनेगी, मतलब आप ऐसे ज़्यादा नहीं देख सकते। सीटी स्कैन में क्या होता है, चारों तरफ से रेज मारते हैं आपको, चारों तरफ की रेज मार के जो फोटोज आती है वो सारी फोटोज को एक के ऊपर एक मर्ज करके एक 3D इमेज बनाते हैं। फिर डॉक्टर चारों तरफ से देखते हैं अच्छा 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 यहाँ 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 आपके कैंसर है, तो ये सीटी स्कैन। फिर आ जाता है एमआरआई, ठीक है। एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है, फुल फॉर्म ऐसे पूछता नहीं है बट खुद के नॉलेज के लिए आने चाहिए। सीटी स्कैन इज कम्यूट टोमोग्राफी और एमआरआई इज योर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसमें कुछ नहीं होता, ये वाली वो इमेज देखिए, मूवी में देखा हुआ आप लोगों ने, वो ऐसे ऐसे डोम सा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके आगे पेशेंट अंदर बैठता है, ये वो पेशेंट पूरा ऐसे अंदर घुस जाता है उस बॉडी के अंदर, बॉडी नहीं उस मशीन के अंदर, थोड़ी देर अंदर मस्त चिल करता है 20-25 मिनट और फिर वो मस्त बाहर निकल के आ जाता है। दैट इज योर एमआरआई स्कैन। ये भी सही है, ये रेज नहीं यूज करता, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अराउंड और उससे आ जाता है। हम इंजीनियर नहीं बनना, हमें एटलीस्ट साइंटिफिक इंजीनियर नहीं बनना, तो हमें एमआरआई कैसे होता है वो नहीं देखना, बस हमें पता है एमआरआई से डायग्नोस हो जाता है। ट्रीटमेंट देखो बहुत जल्दी जल्दी सिंपल सी चीज है। ट्रीटमेंट कुछ नहीं, क्या करोगे ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में क्या करोगे, सर्जरी करोगे। जहां पर ट्यूमर दिख रहा है, जहां पर कैंसर अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है कि हाँ यार यहाँ पर सेल ज्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट नॉर्मल, वो पूरी पर्टिकुलर चीज को निकाल लो, उखाड़ लो, वहां से पूरे सेल्स को उखाड़ लो, पूरे टिश्यू को फाड़ के फेंक दो बाहर, तो आपके और सेल इफेक्ट नहीं होंगे। अब अगर जल्दी स्टेज पे कर पाते हैं ये, ठीक है, कटिंग द ट्यूमर, ट्यूमर को काट दो, ठीक है, तो दैट इज योर वन ऑप्शन। सेकंड इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बहुत कॉमन है, कीमोथेरेपी सब लोगों को पता है, कीमोथेरेपी क्या होता है ना। कीमोथेरेपी इज नथिंग बट इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, ड्रग विच किल्स द ग्रोइंग सेल। हाँ जी, इसमें क्या होता है देखो, इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। ये एक ऐसा ड्रग है, ये एक ऐसा ड्रग है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अर्ली डेज पे सर्जरी, अर्ली डेज पे डिटेक्ट हो तो बढ़िया है। कीमोथेरेपी आप लेटर स्टेज पे भी लोग निकल के आ जाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, मतलब हो जाता है बट काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, पूरी बॉडी में जब फैल जाता है देन इट इज मतलब तब थोड़ा सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे दिस इज कैंसर इज इजीली ट्रीटेबल, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कीमोथेरेपी में बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया मस्त होती है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी में क्या होगा देखो, इसमें क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर ड्रग आपको दी जाती है, एक पर्टिकुलर दवाई आपको दी जाती है, वो दवाई की प्रॉपर्टी देखो बहुत बढ़िया है। वो दवाई की ये प्रॉपर्टी है कि वो दवाई आपकी बॉडी में जो सा भी सेल बहुत फास्ट नॉर्मल स्पीड से फास्ट में ग्रो कर रहा है, उस सेल को मार देता है। कोई भी हो चाहे वो, ऐसा नहीं कि कैंसरस सेल है वो, नहीं, बस उसको ये उस वाले मेडिसिन को ये पता है कि मुझे मेरा क्या काम है, जौन सा भी बॉडी में सेल बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है उसको मुझे उड़ाना है, ठीक है। तो ये होता है देखो, कीमोथेरेपी में आपने देखा है द पीपल लूज देयर हेयर्स, हेयर फॉलिकल्स, बिकॉज हमारे हेयर जो होते हैं ना, ये वाले सेल्स भी बहुत, हेयर फॉलिकल्स मतलब जहाँ पे हेयर रूट जो बोलते हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सेल भी हम लूज कर जाते हैं उससे। तो केमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट ये है कि यू लूजेज ऑल योर बॉडी हेयर, ठीक है, टकले वकले हो जाते हो, देखा होगा आपने। तो ये कीमोथेरेपी की वजह से होता है, क्यों, बिकॉज वो सेल का क्या काम है, वो भाई फास्ट ग्रोइंग सेल को काटे मारेगा, फास्ट सेल ग्रोइंग को मारेगा। फास्ट ग्रोइंग सेल में भाई कैंसरस सेल तो आएंगे ही आएंगे, बट बॉडी में और भी तो फास्ट ग्रोइंग सेल है, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, तो हमारे हेयर भी गिरने लग जाते हैं। लॉस ऑफ हेयर इज अ वेरी गुड फिनोमिनन, ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ योर कीमोथेरेपी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है विनब्लास्टिन, इट्स अ नेचुरल ट्यूमर ब्लास्ट, ठीक है, जरूरी नहीं है कीमोथेरेपी में ये यूज होता है बट एक एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज योर विनब्लास्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अ नेचुरल ट्यूमर बस्टर, मतलब अगर आप ये खा लो तो ट्यूमर व्यूमर जहाँ भी होते हैं बस्ट जाते हैं, बट नॉट एन एग्जांपल ऑफ कीमोथेरेपी, इसमें एक अलग ही ड्रग यूज होता है। फिर रेडिएशन थेरेपी यार, कुछ रेज वगैरह मारी जाती है आपके ट्यूमर पे, उससे इंड्यूस हो जाता है। और इम्यूनोथेरेपी इज नथिंग यार, कुछ वही अगेन सेम चीज, कुछ मेडिसिन होती हैं दी जाती है जिससे आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर जाए उस पे पर्टिकुलर ट्यूमर पे, और आपकी इम्यूनिटी से, आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी से आप उस ट्यूमर को बॉडी से निकाल पाओ, या फिर वो सेल का फास्ट ग्रोइंग आप रोक पाओ। तो ठीक है, ये बेसिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट थे, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिख देना है। ओके, ड्रग अब्यूज हमें देखना है अभी, ड्रग अब्यूज क्या होता है। अब ड्रग, ये देखो, अब सबसे पहले अब
अभी के बाद जितने भी ड्रग की बात हो रही है, दीज आर नॉट योर नॉर्मल मेडिसिन्स, मेडिसिनल ड्रग की बात नहीं हो रही, ये सारे वो ड्रग हैं जो आपके मूड को अल्टर कर देते हैं, मूड अल्टरिंग सब्सटेंस, ठीक है, मूड अल्टरिंग सब्सटेंस है ये, ठीक है, आपके मूड से खिलावट करते हैं ये, मतलब आपके मूड को चेंज कर देते हैं, मतलब अगर आप खुश हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, दुखी हो तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, समझ रहे हो? तो यू नो, आप 12th में हो, यू नो ऑल दोस थिंग्स जो पीपल यूज एज ड्रग्स, एंड आपने सुनी भी होंगी स्टोरीज आप लोगों के दोस्तों की, या फिर जो भी करता है, मैं नहीं करता, आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ड्रग अब्यूज में क्या होता है, देखो यार, मूड अल्टरिंग सब्सटेंस होते हैं, ये मूड अल्टर कर देते हैं। आपको अगर टेंशन हो रहा है ज्यादा, यू गो एंड यू स्मोक, राइट? नॉट यू, मतलब सीरियस मत लेना, तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट अब काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग कंटिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गो आउट, यू जस्ट स्मोक, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का मूड चेंज हो जाता है, यू बिकम मोर रिलैक्स्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये मूड अल्टरिंग सब्सटेंस होते हैं। कौन मूड अल्टरिंग सब्सटेंस कौन होते हैं? ड्रग्स होते हैं। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। वन इज, देखो, ट्रैंकुलाइजर आपने सुना होगा यार, ट्रैंकुलाइजर आपकी बॉडी को काम कर देते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये एनिमल्स में यूज होता है, मतलब हम पे भी होता है, बट यूजुअली एनिमल्स पे होता है। ट्रैंकुलाइजर तब दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जिराफ है, जीब्रा, कोई भाग रहा है, ठीक है, उनपे हम ट्रैंकुलाइजर की गन शॉट करते हैं कि भाई उसकी गोली लगे और वो गिर जाए, क्योंकि उसका शायद हमें उन्हें ऑपरेशन करना होगा या फिर उसे कहीं और ट्रांसफर करना होगा। तो ये है ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? काम योर नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, इन ड्रग की प्रॉपर्टी ऐसी, आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देते हैं। तो ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग भी है, ट्रैंकुलाइजर एंटी एंजाइटी ड्रग भी है ये, ठीक है। मतलब अगर आप एंजाइटी से वो कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, और घबराहट हो रही है, तो वहां पर ये चीज काम आती है, आपको काम कर देगा थोड़ा, ठीक है। देन वन इज योर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है। हिप्नोटिज्म सुना है? आपको काबू वश में कर लेना या फिर स्लीप इंड्यूस कर देना, तो ये होते हैं ये वाले, ठीक है। तो स्लीप इंड्यूसिंग, सिड्यूसिव, हिप्नोटॉनिक जो ड्रग्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? हेलुसिनेशन सुना होगा, हेलुसिनेशन क्या होता है? नो, नहीं सुना? हेलुसिनेशन यार, आप लोग वो, मतलब योर ब्रेन गोज इन सम अदर थिंग, आप कुछ और ही चीज सोचने और कुछ और ही बिलीव करने लग जाते हो, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग, यू आर नॉट एट दिस प्लेस, यू आर डूइंग सम एक्ट टू इन अ डिफरेंट प्लेस, दैट इज योर हेलुसिनेशन, ठीक है। ठीक है, आप उस टाइम पे कुछ और कर रहे हो, दैट इज योर हेलुसिनेशन, ठीक है। फिर यू हैव स्टिमुलेंट, कुछ होते हैं स्टिमुलेंट, ड्रग कुछ चीज को स्टिमुलेट करते हैं। क्या स्टिमुलेट करते हैं? नर्वस सिस्टम। सारे ड्रग्स मोस्टली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, इसलिए इनका एक्शन बड़ा फास्ट होता है, बिकॉज डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। देन वी हैव सम ओपियोइड्स प्लांट से निकाला जाता है वैसे। ओपियोइड्स यार ये डिप्रेसिंग नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं या फिर पेन रिलीव कर देते हैं। ओपियोइड्स पेन रिलीवर के तौर पे भी काम आता है, ओपियोइड्स पेन रिलीवर के काम भी आता है, ठीक है। यस यस यस, वही है ये प्लांट, वीड वाला जो प्लांट है वो ओपियोइड ही है, वही है, करेक्ट। हाँ जी, ओपियोइड देखते हैं। ओपियोइड वैसे भी मिलता है पॉपी प्लांट से, एक एक ड्रग को देखेंगे जी। अगर थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर हो गया तो आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट विल फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आपकी कोई क्लास तो नहीं है ना इसके बाद, या है? बता दो जल्दी से। एग्जैक्टली इसके बाद कोई क्लास नहीं ना? हाँ, तो जस्ट गिव मी 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, दे सकते हो ना? हाँ, दे सकते हो, ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं दे सकते। हाँ, तो ओपियोइड्स हम देख लेते हैं। ओपियोइड्स कुछ नहीं, पॉपी प्लांट से मिलता है। पॉपी प्लांट जरूर जाके सर्च करना, इसका नाम कुछ है, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम इसका नाम है। पॉपी प्लांट इसका कॉमन नेम है, जिससे ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसकी ये पर्टिकुलर प्लांट यार कुछ ऐसा दिखता है, इसके यार हर जगह से कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसके इसके पत्तों से कुछ निकलता है, इसके सीड से कुछ निकलता है, इसके लेटेक्स से कुछ निकलता है, तो इसके से हमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। बेसिक चीजें क्या होती है जो लिया जाता है, इसको ऐसे, इसमें ऐसे कट्स मारे जाते हैं इस पॉपी प्लांट्स में। ऐसे कट मारने पे एक लैटेक्स रिलीज होता है। इस लैटेक्स को आप बोल देते हो ओपियम। इस लैटेक्स को आप बोल देते हो ओपियम, सुना होगा ओपियम, ठीक है। ओपियम, ओपियम में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है मॉर्फिन। ओपियम में एक केमिकल होता है जिसका नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करता है सर? मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन इज अ पेन रिलीवर। मॉर्फिन की प्रॉपर्टी है, इट्स अ पेन रिलीवर। बॉडी में कोई भी पेन हो रहा होगा, पेन को रिलीव कर देगा।
ये ओपीएम की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक ये इसका मेडिसिनल यूज होता है, ठीक है, ओपीएम का मेडिसिनल यूज भी है, बट हम मेडिसिनल यूज को बाइफरकेट करके हम अलग अलग उसके यूज कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, होता क्या, देखो ये लोग क्या करते हैं, ड्रग अब्यूज वाले लोग क्या करते हैं, मतलब जो ड्रग करते हैं फिर जो ड्रग बनाते हैं, वो ये मॉर्फिन को लेंगे, ये मॉर्फिन को एज अ मेडिसिन नहीं यूज करेंगे, ये मॉर्फिन को एसाइटाइलेशन कर लेंगे, मॉर्फिन में CH3CO ऐड कर देंगे, मॉर्फिन में CH3CO ऐड कर देंगे, एसाइटाइलेशन कर देंगे मॉर्फिन का। उससे क्या होगा जी, मॉर्फिन का एसाइटाइलेशन से क्या होगा, वो बन जाएगा हीरोइन। हीरोइन सुना है, एक्ट्रेस वाली हीरोइन नहीं, हीरोइन वो वाली हीरोइन, वाइट पाउडर, स्नैक, स्नैक भी बोला जाता है उससे, हीरोइन एंड स्नैक। सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है, मत सुनो, अच्छी चीज नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। तो मैं बता देता हूँ, मॉर्फिन को असाइटेलेशन कर देते हो तो हीरोइन या फिर स्नैक बन जाता है। इट्स अ क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड, बिटर होता है, थोड़ा कड़वा टेस्ट करता है, बट इसे खाते नहीं है, इसे स्निफ करते हैं, ठीक है, इसे खाते नहीं है, इसे स्निफ करते हैं, इसे सूंघते हैं। आपने देखा है यार, मूवीज आप लोगों ने मुझसे ज्यादा देखी होगी। हाँ जी, तो ये वही चीज है। एनसी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस इसलिए कर सकते हैं बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में देयर इज अ वर्ड मेंशन्ड, गांजा, हशीश, ये सब मेंशन्ड है। सो वी हैव नो, लाइक हम अपनी लिमिट्स में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो यू शुड नॉट बॉदर। ओके, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स देख लो यार, आपकी बुक में लिखा हुआ, डेफिनेटली इवन सर्च, ये जो 3 वर्ड मैंने आप बोले ना, आपकी बुक में लिखे हैं, इससे भी डेंजर डेंजर वर्ड लिखे हैं, पढ़ना जरूर। ये कैनाबिनॉइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये दीज आर द सब्सटेंस, ये जो रिलीज हो रहा है ना, ये सारे सब्सटेंस है, मॉर्फिन हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया, ओपियोइड्स हो गए, ये सारे सब्सटेंस है। तो कैनाबिनॉइड्स इससे निकलता है, कैनाबिस सटाइवा, ओ ये वाला तो देखा ही होगा आपने, कैनाबिस सटाइवा, बॉब मार्ले को जानते हो, वो ये वाला जो पत्ता हो यार, ऐसा ऐसा वाला पत्ता होता है, मैं बना नहीं पाऊंगा उसको अच्छे से, बट देखा होगा तुमने यार, वैसे 5 हाथ से दिखाई देते हैं। कर लो, फोन में सर्च कर लो, कैनाबिस सटाइवा कैसा दिखता है, मैं दिखा देता हूँ। देखा सबने, ये दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, तो ये दिस इज नथिंग बट योर कैनाबिस सटाइवा, बहुत कॉमनली मिल जाएगा, घर के आसपास भी मिल जाएगा, ठीक है, बट इट इज, इसको उगाना इज इलीगल है, घर में मत उगा लेना। बेंगलोर में पकड़े गए थे 2, अपने घर में उगा रहे थे फ्लावर पॉट में, पकड़ लिया था पुलिस ने, ठीक है, पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर दी थी, स्मेल ज्यादा आ रही थी। हाँ, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, किससे निकलता है, कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट होता है, उससे निकलता है। इसमें क्या होता है जी, ये होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, कैनाबिनॉइड्स आर रिसेप्टर्स इन ब्रेन्स, ठीक है, रिसेप्टर इन ब्रेन्स। तो जैसे ही ये हम ये चीज कंज्यूम करते हैं, हमारा ब्रेन कैनाबिनॉइड्स को मतलब को वो कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, देन बॉडी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वे में रिएक्ट करती है। तो ये कैनाबिस सटाइवा से यार बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, एक ही प्रोडक्ट यार निकलते हैं, इनका अलग अलग वो मैकेनिज्म होता है बनने का। किसी को आप क्रश करते हो, किसी को आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो, फॉर एग्जांपल मैरिजुआना अगर आपने सुना है, मोर लाइक अ पाउडर क्रश फॉर्म, ठीक है, स्मोक करते हो इसको, आप स्मोक में ऐड करते हो। भांग अगर सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज नथिंग बट योर कैनबिस सटाइवा ओनली, इसको आप यार लिक्विड वे में उसको पीस लेते हो आप विद मिल्क एंड एवरीथिंग, दैट इज योर गांजा इज अगेन सिमिलर टू मैरिजुआना बट मोर रिफाइंड। marijuana is like very mixed, उसमें सीड्स भी होंगे, वो भी होगा, वो भी होगा सब। गांजा इज मोर रिफाइंड, इसमें आप पर्टिकुलर अच्छी गुड क्वालिटी वाला लेते हो। चरस इज ऑल एवरीथिंग इज दिस, इसके ही सारे डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इसी से निकले हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कैनबिस, आपको देख लेना कैसे बनते हैं अगर आपको जानना हो तो, ठीक है। दे आर पावरफुल हेलुसिनेशन, तो अगर आप ये इन चीज का कंज्यूम करते हो तो यू गेट इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, ठीक है। दिस इज मोर और लेस नॉट इलीगल बट हाँ वाइडली प्रेवलेंट इन इंडिया। वाइडली प्रेवलेंट तो बाकी सब भी हैं, बट यार ये भगवान के नाम पे लोग ले लेते हैं, ठीक है, भगवान के नाम पे ले लेते हैं ये।
तो दे आर पावरफुल हेलुसिनेशन। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट यार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, हाई हार्ट बीट इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, आप में इतनी एनर्जी आती है कि आप मतलब दीवार फोड़ दो, समझ रहे हो? इतनी एनर्जी आ जाती है ये सब लेने के बाद, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे लोग हो। फिर आ जाते हैं कोका अल्कलॉइड्स। कोका अल्कलॉइड्स, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताता हूँ। कोका कोला वाज ऑलरेडी अ कोला कंपनी, बट उसने कोका इसलिए ऐड किया कि पहले यार वो लोग ये ऐड करते थे, उसमें कोकेन ऐड करते थे, इसलिए उसका इसका नाम कोका कोला था, बिकॉज वो कोक में कोला में कोला में कोकेन ऐड करते थे पहले। नॉट अभी, अभी नहीं करते हैं, उनको अडिक्टिव बनानी थी ड्रिंक, सोचो उनको ड्रिंक अडिक्टिव बनानी थी कि लोग पिए तो पीते ही रह जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तो उन्होंने डेफिनेटली बना दी। बट आज की डेट में वो कोकेन यूज नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में उन्होंने कुछ सिमिलर सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाया है अपनी लैब्स वगैरह में। अगर आपने सुना हो यार, सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको, कैफीन सुना है? कैफीन कॉफी में भी होता है, कॉफी में होता है, चाय में होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है। कैफीन इज अगेन लाइक क्या बोलते हैं उसको, यूजेबल फॉर्म है इसका, कोका अल्कलॉइड का। तो कैफीन भी बहुत एडिक्टिव होता है, मतलब जो लोगों को कॉफी का एडिक्शन हो जाता है तो दे आर वेरी एडिक्टेड टू कॉफी एंड ऑल। हाँ, नींद नहीं आती, यस यस, नींद नहीं आती इससे, कोकेन से। तो कोकेन नहीं लेना, कोक पी सकते हो या फिर कॉफी पी सकते हो, कोकेन मत लेना। प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, नाम देखो कितना अच्छा है, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। ये इट्स अ स्टिमुलेंट, ये बॉडी में कुछ चीज स्टिमुलेट कर देता है, कुछ स्टिमुलेट कर देता है। क्या स्टिमुलेट कर देता है? ये कॉज करता है यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है? आपकी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा ही हैप्पी हो जाएगी, आप एकदम क्लाउड 9 पे पहुंच जाओगे। क्यों? ये आप ये जो स्टिमुलेंट होता है, ये आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करवा देता है। जब आपकी बॉडी कोकेन कंज्यूम कर लेती है, आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो जाता है। डोपामाइन बॉडी में रिलीज होती है, आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हो। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, यू विल forget about that problem and you will become very happy, you will the happiest person on the earth बन जाते हो जब आप ये कंज्यूम कर लेते हो। ओके, ठीक है। एक और चीज है ये वाली, एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। दतूरा इज लाइक, ये भी प्रेवलेंट है इसका, दतूरा स्ट्रोमियम ये करके कुछ तो भी लोग कंज्यूम करते हैं। यस, डोपामाइन के पिल्स भी होते हैं, लोग रिलीज करते हैं कि ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाए। पर पढ़ाई वाला मोर बेसिकली दूसरा वाला है, मैं बताता हूँ पढ़ाई के तौर पे कौन सा वाला लेते हैं। ये था यार कुछ ये अपने ये अफ्रीका कंट्रीज में ना औरतें लेती थी, एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना ये क्या रिलीज करता था? एट्रोपाइन रिलीज करता था। एट्रोपाइन क्या, एट्रोपाइन इज अगेन अ स्टिमुलेंट, ठीक है। ये स्टिमुलेंट है, ये आपको हेलुसिनेशन वगैरह नहीं करेगा, ये कुछ चीज स्टिमुलेट कर देगा आपकी बॉडी में। तो ये क्या, एट्रोपाइन क्या स्टिमुलेट कर देता था? ये आपकी आईज के जो प्यूपिल्स है ना, उनको बड़ा कर देता था। तो आईज के जब प्यूपिल्स बड़े हो जाते थे तो दीज वुमेन शुड लुक मोर प्रिटियर, ऐसा उन्हें लगता था। तो प्यूपिल्स को एनलार्ज करने के लिए, टू लुक मोर ब्यूटीफुल, दे यूज्ड टू टेक एट्रोपा बेलेडोना। ओके, एट्रोपा बेलोडोना। दतूरा इज अपना नॉर्मल ये मिलता है यहाँ पे, इट्स अगेन भगवान को जो चढ़ाते हैं, सेम थिंग, दतूरा स्ट्रोमिया, ठीक है। ये हेलुसिनेशन भी क्रिएट करता था एट्रोपा, ठीक है, एट्रोपा बेलेडोना। अब हमें देखना है ये वाले, सॉरी हेलुसिनेशन ये वाला नहीं करता है, हेलुसिनेशन नीचे वाले करते हैं, सॉरी सॉरी, ऊपर वाला दैट इज अ स्टिमुलेंट, लिखा भी हुआ है। हाँ, ये स्टिमुलेंट है, ये चीजें स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हेलुसिनेशन वाले मतलब कि आपको किसी और दूसरी दुनिया में भेज दें, आप एकदम पूरे वो कर लेंगे, आप हेलुसिनेट हो जाओगे, आप कहीं और ही चले जाओगे। तो ये सारे ये दीज आर द डेरिवेटिव्स, मतलब ये कहीं ना कहीं से निकाले हुए हैं। आप ऐसे कोई सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सिंथेटिक भी है ये। तो कुछ ड्रग्स बनते हैं जिसका नाम है बेंजोडियाजेपामाइन, जैपमाइन, बेंजोडिनाजेपामाइन, बार्बिटूरेट एंड एम्फिटामाइन, ये सारे ड्रग्स हैं। बेंजोडियाजेपामाइन इज अ ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। ये एक मेडिसिन के तौर पे यूज होता है और ये स्लीप आपकी इंड्यूस करता है, सो जाते हो आप, सोने के लिए आपको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, बेंजोडियाजेपामाइन। बार्बिटूरेट होता है, इज अ ट्रैंक्विलाइजर, अगेन ये भी स्लीप इंड्यूस करता है। एम्फिटामाइन इज अगेन अ स्टिमुलेंट, दिस इज योर एंटी स्लीप ड्रग। तो जो आपके कुछ महान
बच्चे होते हैं वो ये लेते हैं एम्फेटामाइन, एंटी स्लीप ड्रग्स, और एक दिन में अपने एग्जाम का पोर्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर एम्फेटामाइन। एक दिन में सिलेबस करने का क्या बोलते हैं, रामबाण इलाज इज एम्फेटामाइन। नहीं लेना, बट हम पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, सो इतना ही था, दिस वाज द थिंग। अभी इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स आपके बुक में है वो आपको बताएंगे कि ड्रग नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान रखना, पैसिवली स्मोक नहीं करना, और वही आपके लेक्चर देंगे आपको अच्छा खासा, तो वो आप लेक्चर खुद से ले लीजिएगा। वो लेक्चर मैं देता अच्छा नहीं लगूंगा, तो वो आप सेल्फ स्टडी करें। कुछ डाउट रहा तो आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बट टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइंट हूँ, तो मुझे इतने आते हैं कि मैंने उसकी नोटिफिकेशन ही बंद की हुई है। तो इसलिए मैं वहाँ तो आपके मैसेज बहुत नीचे चले जाएंगे, मुझे एक एक मिनट में वहाँ पे इतने ग्रुप है ना, अलग अलग, किस बुक्स के हो गए, कुछ नोट्स के हो गए, तो अगेन एवरीथिंग, तो इसलिए वो नीचे चला जाता है। व्हाट्सएप सेम नंबर, टेलीग्राम वाला है, एंड वहीं पे करो मैसेज। ठीक है, यहाँ मत करो, टेलीग्राम पे मत करो। ठीक है, वहाँ करो। तो कुछ डाउट रहा तो यू कैन मैसेज। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, I'll see you in the next class. Hope you happy Independence Day as well. कल के लिए थोड़ा टाइम है, enjoy your day. I hope you have a holiday. छुट्टी है कल, यह है क्लास, होगी तो क्या, ये घर पे ही बैठे हो, कहाँ तुम्हें झंडा फहराने जाना है। ठीक है, चलो, हैव a nice day. That was nice teaching you. Goodbye, good night, have fun, bye bye. Welcome, 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 most welcome. Welcome, good night, bye bye.